हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कल जो हमने पाठ का अध्ययन किया था, प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा, उस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह कक्षा 11 का पाठ है, पहला अध्याय है जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, यानी कि अपने काम के प्रति सजग है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं कि घर की कंडीशन ठीक को नहीं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपुद्दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? पंडित अलोपुद्दीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ थे, यानी कि नामचीन सेठ हो, बहुत नाम चाल, तो सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनको व्यक्तित्व एक शोषक महाजन का सा था, यानी कि जो उनका व्यक्तित्व था वो शोषक महाजन को, पर उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है लक्ष्मी उपासक, यानी कि धन पर ज़्यादा हो। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीक़ों से धन कमाते थे। अबांग बियाँ मन होकर धनु में की खरीद सकूँ, लेकिन वे खरीद को नहीं पाया। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसलिए वंशीधर की धर्मनिष्ठता पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे। दूसरा है ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत बख्शी, यानी सब कुछ बंद दे दियो फेर के मैनेजर आज तू है कि मेरो। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए, यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वर्धमुंशी, दूसरा वकील है, तीसरा है शहर की भीड़। पहला वर्धमुंशी, यह वंशीधर का पिता है जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। पाठ में यह अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रही हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, यानी कद मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी भ्रष्टाचार को इन दिया बतायो का भ्रष्टाचार कर ले, कोई दिक्कत को नहीं, अपने रुपया आना चाहिए। क्या मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है।
तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। लेकिन मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी कि यही मेरी जन्म भर की कमाई, एक जगह मैं उपदेश दूँ। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारण ही गया है। दूसरा है वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। सब जन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसके लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक के दरोगा की चेतावनी तक लिखवा दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा, यानी कि अकारणीय दुख पहुँचो है। नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए कहा। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करनी व तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वर्द सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाली सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रही थी। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर यानी खुद प्रस्तुत होया, कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चली, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, यानी कि इतनी भीड़ उमड़ी। निम्न पंक्तियों को ध्यान में रख से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है, यानी कि ओ कथन कर्ण के हो। दूसरा प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। यह उक्ति नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय वर्द मुंशी जी ने कही थी। जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं।
नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं सत्य की जीत, यानी लास्ट में सच्चाई जीतता है। इस कहानी में सत्य से शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने अलोपीदीन को हार माननी पड़ी। दूसरा है ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में अलोपीदीन स्वयं उसके घर पहुंचा और उसके गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर बनाया। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, यानी कि अगर थे कहानी लिखता तो थे किन प्रकारों ये कहानी को अंत करता। कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया, ईमानदार व्यक्ति मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहां तक कहानी से समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। यानी ईमानदारी की कद्दी कद्दी जीत हुआ है, बाकी जीत को नहीं हुआ है। दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दरोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकरा कर पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्य निष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हों? वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग हैं, कई छुटेड़ा भी है। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। हाँ, अगर थे खुद भ्रष्ट वो व्यक्ति तो थे कि स्वयं जा आगे ले उसको। आज भी पुलिस विभाग सर्वाधिक बदनाम है क्योंकि वहाँ सिर्फ लोगों से रिश्वत ली जाती है, न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया। ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ। अभी पिछले दिनों, यानी कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक तर्क और भ्रम के विशेषताएं। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। यह सुनकर मैंने सोचा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदी के अध्यापिका न पढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा लें और वही हुआ। कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया, पहले सचेत हो गया। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी कि इसका अर्थ है, यह मुंशी वंशीधर को पिता कहवे। इसका अर्थ है कि पद ऊंचा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ ऊपरी आय अधिक हो उसे स्वीकार कर लेना। इसका मतलब मान से भी ज़्यादा धन कमाने का प्रयत्न करना।
इस विस्तृत संसार में यानी फैले हुए संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ये अपना सहायक था। वंशीधर को अपने सद्गुणों जैसे धीरज, बुद्धि, आत्मविश्वास पर ही भरोसा था। वे सत्य की राह पर अपनी बुद्धि पर चलने वाले युवक थे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची वह सही निकली। इतनी रात गई गाड़ियां चोरी का माल लेकर नदी पर जाती थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। संसार में धन के बल पर न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है, नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है, ऐसी अलोपीदीन की पुष्ट धारणा थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। यानी कुछ समाचार दिन रात तार बेतार के ऐसे ही फैल जाते, खास तौर पर वे बातें जिनमें किसी की निंदा का आनंद मिल रहा हो तो बड़ी शीघ्रता से फैल जाती हैं। खेद ऐसी समझ वह पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। वंशीधर के पिता ने नौकरी गंवाकर रिश्वत ठुकराकर लौटे बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने जो भी सीख बेटे को दी थी उसे बेटे ने नहीं माना था, इस पर वे दुखी थे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ऐसा अडिग खड़ा रहा कि धन का हर वार बेकार गया और अंत में धनी अलोपीदीन को गिरफ्तार होना पड़ा। यह उसके लिए पैरों तले कुचले जाने के बराबर था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यानी कैसे? न्यायोचित बात का निर्णय होना था और यहाँ धर्म थे वंशीधर और धन थे अलोपीदीन। दोनों की हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था, यानी न्यायालय में। नमक का दरोगा कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। कैसी? प्रस्तुत कथन यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्राय सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र, ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ है, दृढ़ चरित्र वाला है। दूसरी ओर अलोपीदीन जिसने सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से ही जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने अपनी ही यहाँ पर एक ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक दिए। वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित अलोपीदीन स्तंभित क्यों रह गए? पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दरोगा वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्होंने उसे धन का लालच देकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से मना कर दिया। तब पंडित अलोपीदीन स्तंभित रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा जिसे धन का लालच न हो और जो धन से ज़्यादा अपने धर्म का पालन करता हो, जो धन को देखकर डगमगाए न और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सकता, यानी कि धर्म पर ज़्यादा एकदम टिकेड़ हो। वंशीधर के वृद्ध पिता अलोपीदीन से लप्पों चप्पों की बातें क्यों करने लगे? वंशीधर के वृद्ध पिता पंडित अलोपीदीन से लप्पों चप्पों अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।
और अगर उन्होंने उनका अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, इसलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते हैं तो कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है, यानी कुछ रुपया दीजिएगा। वे तो यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है जिसने इसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया है, जिन्हें सब पूछते हैं। अतः धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर लप्पो चप्पो की बातें करने लगे। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया? पंडित अलाउद्दीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकता, क्योंकि जब वे गैरकानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उनसे बचने के लिए पंडित अलाउद्दीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा। तब भी वे धन लेकर उन्हें आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया। अतः इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। पंडित अलाउद्दीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी, बिंगी रखवाली करनी भी चाहिए वो मैनेजर। इसलिए उनको उसके लेन देन को संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी, जिस पर उनकी नज़रों में केवल वंशीधर ही खरे उतरे थे। इसलिए अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। वंशीधर के पिता ने किन बातों को गिरह में बांधने की सीख दी? वंशीधर के पिता ने निम्नलिखित बातों को गिरह में बांधने की सीख वंशीधर को दी। ओहदे पर ऐसी नज़र रखनी चाहिए जैसे पीर की मज़ार पर चढ़ चढ़ावे और चादर की तरह ऊपरी कमाई पर ओहदे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस आदमी को तुमसे काम हो उससे कठोरता से पेश आना चाहिए और उससे जहाँ तक हो उसके पैसे खींचना चाहिए। बेगर्जी आदमी से अर्थात उन लोगों से जिन्हें तुमसे काम न हो विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत बहुत बुरी थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे तथा उनका मासिक वेतन बहुत कम था। यह धन मास के प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता और फिर उनके घर रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। इसके अतिरिक्त वे ऋण के बोझ से दबे हुए थे और उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही थी, यानी बाकी उम्र दबादब बढ़ने ला रही, और पिता कगार के वृक्ष हो चुके थे, यानी कि बूढ़ा हो गया। आर्थिक विपन्नता ने सबको रुला रखा था।